तो देखिए पोटेंशियोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसके कई सारे यूजेस हैं। ठीक है, आपके में कौन कौन से यूजेस हैं कि अननोन ईएमएफ पता करना, किसी भी सेल का अननोन ईएमएफ पता कर सकते हैं हम पोटेंशियोमीटर से। इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं इससे। दो बैटरी या फिर दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करवा सकते हैं इससे। तो इन जनरल अगर बात की जाए तो पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, टू मेजर अननोन ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करना काम है इसका, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर, भाई अब दिमाग में आ रहा हो कि वोल्टमीटर भी तो, वोल्टमीटर से भी तो पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्यूरेट मेथड ज़्यादा है। पोटेंशियो जो आपका वोल्टमीटर है उससे भी पता किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, इससे क्या होता है थोड़ा एक्यूरेट आता है। क्यों, ये नल पॉइंट मेथड है, अभी पता चलेगा क्या है। वोल्टमीटर क्या होता है, उसको वो थोड़ी सी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी कम वैल्यू दिखाता है, टर्मिनल पोटेंशियल बेसिकली दिखाता है। ये पूरा ईएमएफ बताता है। पोटेंशियोमीटर क्या बताता है, ईएमएफ पूरा। कैसे बताता है बताऊंगा आगे, ना समझ में आया। पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, नॉन ईएमएफ पता करना, ईएमएफ को कंपेयर करवाना, इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना किसी भी सेल का। और ये थोड़ा एक्यूरेट डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट है पोटेंशियोमीटर। बस फ़र्क क्या है, वोल्टमीटर आपको दिमाग में आना चाहिए, अगर इतना ही एक्यूरेट है तो हर जगह यही यूज़ कर लो। इसको बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है। पोटेंशियोमीटर में क्या है, अगर आपने यूज़ कर लिया है, यूज़ करना चाहते हो, बेशक एक्यूरेट मेथड है ये, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। वोल्टमीटर में क्या है, इसे लगा दिया तुरंत बता देता है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी की बात की जाए तो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट है। क्या पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। अब देखो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी इसमें जो वायर यूज़ होता है, जो मेन वायर, वो कौन सा होता है, वो वही होता है कॉन्स्टेंटेन और मैंगेनिन जो वायर होता है वही यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़ करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। मीटर ब्रिज में कितने लेंथ का यूज़ करते थे, 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर का नहीं यूज़ करते हैं। इसकी जो वायर की, जहाँ पे जो मैंगेनिन और कॉन्स्टेंटेन वायर है वो 4 से 10 मीटर तक का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज़। छोटे साइज़ का होगा तो 4 मीटर तक का वायर होगा, नहीं तो 10 मीटर। 10 मीटर समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है 10 मीटर। तो क्या होता है, अगर 10 मीटर हम सीधे सीधे ले लें तार तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी बहुत, इतना लंबा इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना लैब में ला पाओगे। तो क्या किया जाता है, इनको स्ट्रेच कर दिया जाता है। स्ट्रेच का मतलब सेगमेंट्स में बांट दिया जाता है। भैया 4 से 10 मीटर इसकी लेंथ होती है, जो मैंगेनिन वायर जो यूज़ होता है, कॉन्स्टेंटिन वायर जो यूज़ होता है, इसमें जो मेन वायर जो यूज़ होता है उसकी लेंथ 4 से 10 मीटर होती है। अब क्योंकि ये लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको क्या कर दिया जाता है, और हमें कॉम्पैक्ट बनाना है यानी छोटा बनाना है। अब इतना बड़ा लैब में थोड़ी डिवाइस रख दोगे 10 मीटर लंबा, हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, करते हैं इसमें पोटेंशियोमीटर में बेसिकली सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। सेगमेंट्स कैसे बनते हैं, देखो ध्यान से देखना। अभी मैं 4 मीटर का वाला लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी क्या होती है, कॉपर स्ट्रिप्स का यूज़ होता है। ये देखो कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ पे स्क्रू लगा, ये सब वुडन में ही हो रहा है, वुडन बेंच में ही सब कुछ हो रहा है। वुडन जो आपका बेस है, यहाँ से हमने एक तार लिया 1 मीटर का, मतलब कि 1-1 मीटर के सेगमेंट्स कर दिए जाते हैं, और इसको मैंने एक कॉपर स्क्रू से, कॉपर स्ट्रिप से बांध दिया। 1 मीटर का तार है, यहाँ पे लगी होती है नीचे स्केल, नीचे क्या लगी होती है, स्केल से भाई साइज़ भी पता चल जाता है। ये मीटर स्केल लगी होती है, अभी सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वाली स्केल लगी होती है। फिर यहाँ पे स्क्रू होता है, फिर अगला 1 मीटर का तार ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी स्ट्रिप्स होती हैं, कॉपर स्ट्रिप्स, यहाँ से गया, फिर 1 मीटर का तार लंबा गया इधर, फिर कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। कॉपर स्ट्रिप है, इसमें 2 स्क्रूज हैं, एक ही है एक ही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर अगला यहाँ पे चला गया, यहाँ पे फाइनल हम इस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर का मैंने लिया है। 5 मीटर का लेना चाहते हो 5 का ले लो, यानी कि 4 से 10 मीटर साइज़ तक का होता है इसका। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ये वाला स्क्रू ए ले लेता हूँ, ये वाला बी स्क्रू ले लेता हूँ, ठीक है। ये सबकी लेंथ कितनी है, 1-1 मीटर है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, समझ रहे हो ना। यही मैं सीधा भी ले सकता था, लेकिन क्या होता साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट के कर दिया। ये पहला 100 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर, ये 400 सेंटीमीटर, 500, 600, 700, 800, मतलब डिपेंडिंग अपॉन साइज़ हम ले सकते हैं, हमें समझाना है बस इसको। फिर यहाँ से क्या होता है, ए पॉइंट से शुरू हुआ है ये वायर, ये कौन सा वायर है, कॉन्स्टेंटेन या फिर मैंगनीन वायर है। ये कौन सा वायर है, कॉन्स्टेंटेन या फिर मैंगनीन। अच्छा, यही वायर क्यों यूज़ करते हैं ये बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, बिकॉज इनका अल्फा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी ये स्मॉल होता है, बहुत लो होता है, ठीक है, या फिर वीक डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी होती है, इस वजह से। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, यहाँ से वायर कौन सा वायर है ये, कुछ भी वायर, कॉपर का वायर या फिर कुछ भी जिसकी रेजिस्टेंस कम है, बी तक ही था, देखो ए से बी तक ही मैंगनीन वायर है। उसके बाद क्या है, कॉपर वायर से ले जाके हमने एक इसको रोस्टेट से लगा देना है। रोस्टेट समझते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रोस्टेट समझते हो ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि मैं रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ। फिर एक लगा दी जाती की, अब इसको मैं सिंप्लीफाइड सर्किट भी बनाऊंगा इसका। फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, और
तो यहाँ पे ये रोस्टेट से कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर आपकी की लगा दी जाती है और फिर यहाँ पे एक बैटरी लगाई जाती है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बैटरी या फिर ऑक्सिलरी बैटरी। यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव। अब मैं सेल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ? ये सेल नहीं है, बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव। बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, कई सेल उसमें कनेक्टेड होते हैं, एक बैटरी में कई सेल होते हैं। फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी है, क्या है, इसकी ज़्यादा वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर यहाँ से आया, फिर एमीटर लगाना चाहो, एमीटर लगा सकते हो। ये क्या है, एमीटर लगा दिया मैंने, ठीक। और उसको फिर किससे कनेक्ट कर दिया जाता है? ए से जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा एक सर्किट हो गया, समझ गया? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बैटरी, तो ईएस नाम से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर इसको ऑक्सिलरी बैटरी भी बोला जाता है, ठीक है। ये सर्किट इतना पूरा समझ में आया पोटेंशियोमीटर के बारे में? फिर से देखो, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है, कोई बात, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे कि हम क्या, अननोन ईएमएफ का मेजरमेंट करते हैं। इसमें कौन सा वायर यूज़ होते हैं? कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीन। क्यों यूज़ होते हैं? बिकॉज इनका अल्फा लो होता है। 4 से 8 मीटर, 4 से 10 मीटर तक का ये लंबा हो सकते हैं तार, या फिर डिपेंडिंग अपॉन यूज़, हम अलग अलग शेप के आते हैं, अलग अलग साइज़ के आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 मीटर वाला दिखाया है। इसमें क्या करते हैं, 4 मीटर वैसे तो बहुत लंबा हो सकता है, तो उसको इसमें सेगमेंट्स में बांट दिया जाता है तार को। तो देखो, ए पॉइंट से सपोज मैंने एक कॉपर स्ट्रिप है, ये सब वुडन में ही बनी हुई होती है, वुड के बेस में। ये आपकी पहली स्ट्रिप है, ए स्ट्रिप, ठीक है। ये यहाँ पे ए स्क्रू है, यहाँ से मैंने तार को बांध दिया, फिर यहाँ पे तार को बांध दिया, फिर कॉपर स्ट्रिप है ये, फिर यहाँ पे जो स्क्रू होता है उससे तार को बांध दिया, सब 1-1 मीटर के तार को ऐसे बांध दिया। फिर बी वाले पॉइंट पे तार खत्म हो गया, कौन सा? मैंगनीन वाला। ए से बी तक ही है मैंगनीन का वायर। फिर कॉपर के वायर से इसके रेजिस्टेंस कम हो, हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। फिर क्या लगा दी? की लगा दी। फिर क्या लगा दी? एक स्टैंडर्ड बैटरी लगा दी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है और नेगेटिव इस साइड है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। फिर यहाँ पे क्या लगा दिया? एमीटर, जिससे करंट पता चल सके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो पॉजिटिव साइड वाला जो एमीटर में भी 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाला की साइड रहेगा पॉजिटिव की साइड में, और नेगेटिव वाला की साइड रहेगा नेगेटिव की साइड में, याद रखनी है। तो हमारा ये पोटेंशियोमीटर बन गया। एक और चीज़ होती है इसमें, एक वोल्ट मीटर भी हम लगा सकते हैं, एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, जिससे कि वायर का, इस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर में कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता कर सकें। तो एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर लो, और जॉकी लगी होती है वोल्ट मीटर के साथ, क्या लगी होती है? जॉकी लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर भी दिखा सकते हो, प्लस माइनस। प्लस वाला साइड रहेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव की साइड में रहेगा। इसको ड्रॉप, पहला पॉइंट लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 10 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटीन और मैग्नीन वायर, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखिए, दिस वायर इज डिवाइडेड और स्ट्रेच्ड इनटू। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि ये जो वायर होता है डिवाइड करा जाता है या फिर स्ट्रेच कर दिया जाता है सेगमेंट्स में। दिस वायर इज डिवाइडेड और स्ट्रेच्ड ईच ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, ईच ऑफ, सभी के सेगमेंट कितने लेंथ के हैं? 1-1 मीटर के हैं, ठीक है। ईच वुडन बोल्ट ओवर अ वुडन बोल्ट between two थिक कॉपर स्ट्रिप्स, बिटवीन टू थिक कॉपर स्ट्रिप्स। देखो कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में बांधे जाते हैं, देखो, ठीक है। थर्ड लिखिए पॉइंट, अब क्या किया जाता है? एक स्ट्रॉन्ग बैटरी से इस सेटअप को कनेक्ट किया जाता है, देखो इस स्ट्रॉन्ग बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। इस बैटरी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बैटरी या फिर ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, अ स्ट्रॉन्ग बैटरी, लिखिए, अ स्ट्रॉन्ग बैटरी is connected across the two ends, connected across the two ends। एक स्ट्रॉन्ग बैटरी को एंड के किनारे, मतलब कि इससे एंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड्स टर्मिनल्स, टू एंड टर्मिनल्स। एक स्ट्रॉन्ग बैटरी को किससे कनेक्ट कर दिया गया? एंड टर्मिनल से, ए और बी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। विच सेंड्स अ कांस्टेंट करंट। अब इस बैटरी से क्या निकलता है? सुनो, इस बैटरी से कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, आई, मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो हमने लगा रखा है मीटर। क्यों लगा रखा है? करंट मेजर करेगा भाई, है। विच सेंड्स कांस्टेंट करंट थ्रू द वायर, इस वायर से एक कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा है, विच सेंड कांस्टेंट करंट थ्रू द वायर। अब मैं इसका सिंप्लीफाइड एक फिगर बना रहा हूँ। के बीच में क्या, एक वायर ही तो है। सुनो, ए और बी के बीच में क्या है? वायर ही तो फैला हुआ है। तो अगर मैं ए बी को ऐसे लिख दूँ, ये वायर है पूरा ए और बी, ठीक।
ए और बी के वायर में मैंने ऐसे जो सेगमेंट्स में बचा था, जिससे कि फिगर आसान हो जाए, उसके लिए मैंने क्या किया, ए बी एक सिंप्लीफाइड फिगर बना दिया। बी वाला किससे कनेक्टेड है, एक रो स्टेट से। रो स्टेट का साइन ये भी होता है, रेट अगर 10th क्लास याद हो, रो स्टेट को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये रो स्टेट है, आर एस लिख दे रहा हूँ मैं। मतलब यही फिगर देखो, ए से बी के बीच में वायर हो गया, सिंपल वायर हो गया। बी पॉइंट किससे कनेक्टेड है, रो स्टेट से, रो स्टेट बना दिया मैंने। फिर लगी है की बना दी, ठीक। फिर एक बैटरी लगी है, स्टैंडर्ड बैटरी जो है, अभी ऑक्सिलरी बैटरी, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये ई एस वाला हमारा बन गया, यानी कि बैटरी हमारी स्टैंडर्ड बैटरी बन गई। फिर क्या आया, एक एमीटर लगाया है, मीटर लगा दो और इसे कनेक्ट कर दिया हमने। ये सिंप्लीफाइड फिगर बन गया कि नहीं, ये है सिंप्लीफाइड सर्किट। ये हमने इसलिए बनाया, जैसे आगे अभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना इसकी, तो ये काम आएगा। मीटर भी लगा था, वो भी लगा दो। यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे ले लो यार, यहाँ वोल्ट मीटर भी लगा था, वोल्ट मीटर भी लगा लो, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर का बस ये काम है कि कितने, ये किसी पर्टिकुलर लेंथ की पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। क्या होता है इसका, वर्किंग कैसे होती है इसकी। अब हमें पता है तार की जो लेंथ होगी, मैग्नीन वायर की जो लेंथ होगी। अब देखो वर्किंग सुनो ध्यान से। जो मैग्नीन वायर जो है, मैंगेनिन वायर है, कॉन्स्टेंटेन वायर जो भी यूज़ हुआ है इसमें, जैसे मैं इधर पढ़ूंगा, वी की रीडिंग में बता रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर है, ये रीडिंग क्या शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे, अगर जॉकी है, जॉकी समझते हो ना, स्लाइडिंग वाली, इस पॉइंट से मैं उठा के यहाँ पे स्लाइड करवा दिया, तो कुछ वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होगी कि नहीं होगी। इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। लेंथ के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है ना, होता है ना। लेंथ के साथ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है कि नहीं वायर का, या लेंथ के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है कि नहीं वायर का, होता है। क्योंकि लेंथ जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो यानी कि लेंथ, ये जॉकी को हम स्लाइड करवाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा एक और चीज़ है, पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज़ होता है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, ऐसा नहीं होता है कि कहीं मोटा तार यूज़ कर लिया, कहीं पतला तार यूज़ कर लिया, तो काम नहीं करेगा ये। आपका ये वायर जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, ठीक। अब जैसे मान लेता हूँ मैं, कोई भी पर्टिकुलर लेंथ एज्यूम कर लेता हूँ मैं, कोई भी टुकड़ा एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज इसका नाम मैं लिख देता हूँ सी। ए सी पोर्शन में एज्यूम कर रहा हूँ, इतना पोर्शन। इस पोर्शन का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। इस पर्टिकुलर पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा, ए सी पोर्शन का, आर ए सी बताइए, रो, यानी कि इसका रेजिस्टिविटी जो है एल अपॉन ए। एल मतलब इतना पोर्शन की जो लेंथ है, एल का मतलब ये इतनी पोर्शन की जो लेंथ है, ठीक है। और ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आर ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए होगा कि नहीं होगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इस ए सी के जो क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सपोज वी ए सी है, वी ए सी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, क्या होता है, आई आर होता है फॉर्मूला। हमने क्या कहा, इस पर्टिकुलर सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है बाहर, ये जो सर्किट है, यहाँ से बैटरी से करंट निकला है, ऐसे से करंट आई फ्लो हो रहा होगा। ये सब तार तो सीरीज़ में है ना, ये सब तार कैसे हैं, सीरीज़ में। तो मुझे बताओ, आई तो आई है, आर का फॉर्मूला ये रखा मैंने रो एल अपॉन है, ठीक। या फिर मैं आर ए सी या वी ए सी छोड़ो, एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला ये होता है, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का ये होता है फॉर्मूला। उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई आर इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है ना। आई की वैल्यू कांस्टेंट है, आर का फॉर्मूला रखा हमने रो एल अपॉन है। अब क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है यहाँ पे जरा बताओ। करंट कांस्टेंट है, हमने थर्ड पॉइंट में यही लिखवाया कि इस पर्टिकुलर बैटरी से करंट कांस्टेंट निकल रहा है। रो कांस्टेंट है कि नहीं है, और ए की वैल्यू कांस्टेंट है, एल चेंज हो सकती है भाई। अभी हमने इतने टुकड़े की बात की, बाद में हम अलग अलग टुकड़े की बात कर सकते हैं। अब हो सकता है 200 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, जॉकी स्लाइड करवाई, यहाँ पे हमारा काम नहीं बना तो आगे हम ले गए। कहने को लेंथ चेंज हो सकती है ना भाई। अभी इतना टुकड़ा मैंने एज्यूम किया, बाद में इतना टुकड़ा एज्यूम कर सकता हूँ, उसके बाद 200 सेंटीमीटर वाला टुकड़ा एज्यूम कर सकता हूँ। लेंथ की वैल्यू चेंज हो सकती है। आई रो एंड ए आर कांस्टेंट। तो क्या चीज़, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी प्रोपोर्शनल टू एल। कहने का क्या मतलब है कि लेंथ के साथ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ती है। जैसे से वायर की ज़्यादा लेंथ में एज्यूम करूँगा, लेंथ बढ़ेगी वायर की, तब वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल यानी इस वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे अभी इतने पोर्शन का है, मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर में थोड़ा जो भी वैल्यू आई पोटेंशियल डिफरेंस की, 80 सेंटीमीटर में थोड़ी बढ़ जाएगी रीडिंग, बढ़ जाएगी ना। 200 सेंटीमीटर में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैं खिसका के इस जॉकी को उठा के मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि पोटेंशियल ड्रॉप इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यही इसका प्रिंसिपल भी है, पोटेंशियोमीटर का यही प्रिंसिपल है, पोटेंशियल ड्रॉप इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एल किसकी है यहाँ पे, लेंथ क्या है, ये मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटाइन या फिर कॉन्स्टेंटाइन वायर की, और कोई लेंथ मत ले लेना। ये ए बी जो लेंथ है,
पहले मैंने जॉकी यहाँ पे रखी, कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस हो, आगे रखूंगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप जो होती है लेंथ के साथ क्या होती है, बढ़ती है, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। लिखिए द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट when a constant current when flows through a wire of uniform cross sectional area of and composition, comma the potential drop across any length across any length of the wire directly proportional to that is directly proportional to that length। टी का साइन हटता है तो क्या आता है, के आता है कांस्टेंट। ये के को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर के का फॉर्मूला क्या होगा, वी अपॉन एल। के को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब वी अपॉन एल। वी क्या हो सकता है, किसी भी पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उस पोर्शन की लेंथ। ठीक, देखिए लेट कैपिटल वी, लाइन चेंज करके लिखो, थ्योरी है ये। लेट कैपिटल वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस across certain portion of wire whose resistance is capital R, whose if full stop if capital I is the current through the wire, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले R इक्वल टू ये लिख लो, ये पूरा नोट डाउन कर लो यहाँ तक पहले। अच्छा यहाँ ये नोट डाउन करना, ये नोट करना, ये करना और ये करना, यहाँ तक नोट कर लो पहले, तो इसके बाद ये नोट कर लो। यहाँ पे ये बस लिख लेना कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे ये लिख लेना, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल एल ही तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है। यहाँ लिखना दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा सुनिए, इतनी पोर्शन था पोटेंशियोमीटर की थ्योरी या फिर उसका प्रिंसिपल। अब आते हैं बात इसकी एप्लीकेशंस। हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर का जो यूज़ होता है वो ईएमएफ को कंपेयर करवाने के लिए होता है। ठीक है, कैसे करते हैं बताऊंगा अभी। दूसरा यूज़ होता है इंटरनल रेजिस्टेंस पता करते हैं इससे। तो पहला एप्लीकेशन में लिखिए टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स की हम ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। चीज़ मैं बना दे रहा हूँ फिर से। यही चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो कि ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे। ईएमएफ के लिए क्या होता है, एक सेल चाहिए होंगे, दो सेल हम कंपेयर करवा रहे हैं तो दो सेल चाहिए होंगे। तो जहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, अच्छा उसको समझने से पहले एक और चीज़ समझ लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। जो हमने के बताया ना, के इज इक्वल टू वी अपॉन एल, ये होता क्या है। अब देखो क्या है, ये वायर की क्या प्रॉपर्टी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है इसका, है ना। तो कहने का मतलब बराबर लेंथ में बराबर पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं है, लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, पोटेंशियोमीटर का वायर कौन सा होता है, ये AB, यानी मैग्नेटिक वायर जो होता है वो पोटेंशियोमीटर का वायर होता है। इस वायर के बाहर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता क्या करना पड़ेगा, इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना पड़ेगा, पूरे वायर का। ठीक है, या किसी भी टुकड़े का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो। या फिर सबसे अच्छा तो है आपको AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, AB इतना, यानी कि बैटरी इतना, इसके ये जो A से B के बीच में, यानी कि VB माइनस V है या फिर VA माइनस VB पता करना है आपको। ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। उसकी लेंथ जो भी, जैसे 400 मीटर का यूज़ हुआ है या 20 मीटर का यूज़, 20 मीटर नहीं 200 सेंटीमीटर का यूज़ हुआ है या फिर 10 मीटर का यूज़ हुआ है, जो भी यूज़ हुआ है उसको डिवाइड कर देना इससे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, एक चाबी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, एक चाबी। जैसे ऐसा समझो, हालांकि 10th 11th में ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। ये डस्टर क्या है, इसका यूनिफॉर्म मास है। कहने का मतलब है इसका जो पूरे डस्टर का मास है, सपोज कैपिटल M है, ऐसे समझो पूरे डस्टर का मास कितना है, कैपिटल M, और डस्टर की लेंथ कितनी है, L। तो अगर मैं M अपॉन L कर दूँ तो क्या होगा, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गई। ठीक है ना। अब ये क्या है, चाबी है, एक चाबी है जिससे कि मैं किसी भी टुकड़े की लेंथ, किसी भी टुकड़े का मास पता कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ मुझसे कहा जाए भैया इसकी लेंथ सपोज 3 मीटर है, या फिर 3 मीटर बता रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर है सपोज, इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसका मास कितना है 20 किलोग्राम है। सपोज 20 किलोग्राम तो नहीं होगा, मान लिया हमने 20 किलोग्राम इस पूरे डस्टर का मास है, और इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो M अपॉन L कितना हो गया 20/10, यानी कि 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। इसका यही मतलब तो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ। अब मुझसे कहा जाए भैया कि 1 सेंटीमीटर लेंथ की मास निकालो, मुझसे क्या कहा जाए, इस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर टुकड़े का मास निकालो, तो कैसे निकालोगे, M अपॉन L इंटू 1 सेंटीमीटर कर दो, या 2 सेंटीमीटर निकालने कहा जाए तो 2 सेंटीमीटर कर देना।
क्योंकि यूनिफॉर्म ये मास क्या है, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है ना, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 किलोग्राम का हो गया, यानी कि इस 2 सेंटीमीटर के टुकड़े का कितना मास होगा, 4 किलोग्राम। तो ये क्या है, m/l एक चाबी है, जिसको मैं किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बता देगा, उस पर्टिकुलर लेंथ के टुकड़े का मास बता देगा, जितना भी उसका वजन है। उसी तरीके से इसको सोचो, इसी तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझो। बस एक मैंने समझाने के लिए बात बताया था, इसका रिलीवेंस बस इतना समझना, उससे बात जो निकल के आ रही है उसको समझो। उस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या है, एक की है, इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए यूज़ होगा। हमें अगर के की वैल्यू पता है तो इस वायर के किसी भी पर्टिकुलर टुकड़े में हम का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं। जैसे मुझसे कहा जाए भैया इस वायर की कितनी है लेंथ, सपोज 10 मीटर है, सपोज 10 मीटर है, मुझसे कहा जाए भैया 1 मीटर का पता करो, 1 मीटर का या फिर 5 मीटर का पता करो, 5 मीटर की लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा पता करो, तो कैसे करोगे, के मल्टीप्लाई 5 कर देना, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई 5। के की वैल्यू चेंज नहीं होती है किसी वायर के लिए, के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो मुझे उस पर्टिकुलर लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से पता करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे क्या बता देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा उसने उस पर्टिकुलर टुकड़े का, ठीक है। तो इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में ये चीज़ बहुत यूज़ होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते किसका हो, पोटेंशियोमीटर वायर का, और किसी से मतलब नहीं होता, वायर से मतलब होता है, जो आपका मैंगनीज वायर यूज़ किया गया है, ठीक है। अब समझते हैं ईएमएफ को कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में दिक्कतें आएंगी अगर ये चीज़ नहीं समझे, ये चीज़ अगर समझे नहीं तो दिक्कतें आएंगी। अब क्या करते हैं, सपोज मुझे 2 सेल्स कंपेयर करवाने हैं तो उनका ईएमएफ कुछ E1 और E2 है सपोज, तो मैंने क्या किया, 2 सेल लिए जिनका ईएमएफ क्या है, E1 है मान लेते हैं इसका, और दूसरा भी E2 है, तो दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, ए से, E2, क्लियर है। इससे आगे भी तार जा रहे होंगे। फिर क्या किया, एक इसका कॉमन स्विच बनाया, एक यहाँ पे की बना देते हैं, एक इधर की बना देते हैं, और एक कॉमन जंक्शन सी ले लेते हैं। अब देखते जाना, अभी की दोनों ओपन है, अरे प्लग तो जानते हो यार, ऑन ऑफ तो समझते हो। लैब में ऐसा नहीं होता, लैब में क्या होती है, की आती है, उसमें प्लग कर दिया जाता है तो ऑन हो जाता है स्विच, एक तरीके से स्विच है ये, की का मतलब स्विच होता है, ठीक है। अब सी से क्या कर, इस वाले इसको नाम देता हूँ, ए नाम देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली की को, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जंक्शन को, अभी समझ जाओगे सब, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली की को। E2 किससे कनेक्टेड है, बी वाली से, यानी कि मुझे E2 अगर ऑन करना है तो इसको भी ऑन करना पड़ेगा, और अगर इसको ऑफ करना है तो इसको ऑफ कर देंगे। कहने वाले इससे हम इस की से हम कुछ भी कर सकते हैं, इन दोनों सेल को भी ऑन रख सकते हैं या फिर एक को किसी को ऑन रख सकते हैं। फिर क्या करते हैं हम, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, एक क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स तो पता है, पढ़ाया था मीटर ब्रिज में। और फिर क्या कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर, और फिर एक जॉकी लेते हैं, जॉकी समझते हो, ये सर्किट पूरा ये असेंबली होती है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। ऊपर वाला सर्किट तो ऐसे एज इट इज़ रखना है। यहाँ पे ए पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, ए पॉइंट पे क्या करते हैं, दोनों सेल्स को हम लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिनका भी हमें ईएमएफ पता करना होता है। पॉजिटिव साइड पॉजिटिव के तरफ ही रहेगी, ये बात याद रखनी है, क्यों गलती कर दोगे यहीं पे छोटी छोटी चीज़ें हैं। पॉजिटिव वाली साइड किस तरफ रहेगी, पॉजिटिव ही की तरफ रहेगी। निगेटिव वाली साइड किस तरफ रहेगी, निगेटिव की तरफ ही रहेगी। फिर क्या करते हैं, इसको एक की से कनेक्ट कर दिया, इसको भी की से कनेक्ट कर दिया, आपस में जोड़ दिया तार को। आगे चल के रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स का अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है, हालांकि ज़्यादा नहीं पूछा गया है कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाते हैं, जिससे कि गैल्वेनोमीटर ख़राब ना हो जाए हमारा, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिज़ाइन जो होता है कम करंट के लिए होता है, और तुम्हें एकदम से पता लगा में ज़्यादा करंट दे दिया दग जाएगा, है कि नहीं। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए रेजिस्टेंस कम कर देता है, करंट थोड़ा कंट्रोल करता है करंट को, इसकी वजह से क्या होता है, हाँ रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा, मतलब गैल्वेनोमीटर पे जो डैमेज से बच जाएगा, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, E1 की वैल्यू देखो, इसी में 2 एप्लीकेशन हो रही हैं। इसी पर्टिकुलर सर्किट से हम किसी पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ भी पता कर सकते हैं, ठीक है, ईएमएफ भी पता कर सकते हैं। अब मान लेते हैं इस पर्टिकुलर वायर का मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है ऑलरेडी, क्योंकि जब वायर आता है तो उसका लिखा होता है ना, प्रॉपर्टी लिख के आएंगी, जब लैब में मैन्युफैक्चर होकर आता है तो तार आएगा तो उसका जो कवर होगा उस पर सब लिखा होता है ना, जैसे खरीदने जाओ तो लिखा होता है 15 एम्पेयर का तार है, 220 वोल्ट के लिए बना है, सब लिखा होता है ना। तो वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया होगा, लैब की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे न्यूमेरिकल में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि मान के चलें कि हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑलरेडी नोन। अब क्या करते हैं, पहले E1 की बात करते हैं। इसी पर्टिकुलर सर्किट से हम ईएमएफ भी पता कर सकते हैं पर्टिकुलर सेल का, जब कंपेयर करवाना है तो ईएमएफ भी पता कर सकते हैं। तो 3 एप्लीकेशन टोटल होती हैं वैसे देखा जाए तो। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँ, प्लग समझते हो, यानी मैं स्विच ऑन करने जा रहा हूँ, किसका, ये वाला। तो स्विच ऑन की क्या होती है, बटन साइन ये होता है ना, ये क्या होता है, क्लोज की का, यानी पिन लगा दी मैंने, प्लग ऑन कर दिया तो क्या होता है, करंट फ्लो होने लगेगा।
अरे ये तो 10th में पढ़ा होगा यार। तो क्या मैंने क्या कर दिया, प्लग इसके अंदर डाल दिया है, प्लग डाल दिया है, तो उससे क्या होगा, लेकिन ये ओपन है, यानी ये वाला E2 क्या है, आउट ऑफ सर्किट है। E2 से कोई लगाओ या ना लगाओ, E2 का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। कौन सा सर्किट में है, E1 सर्किट में आ जाएगा। तो जब प्लग डाल दिया जाएगा, यानी कि ए और सी क्या कर दिए जाए, कनेक्ट कर दिए जाए, या फिर ए और सी के बीच में क्या कर दिया जाए, प्लग इन कर दिया जाए, तो क्या होगा, E1 सर्किट में आ जाएगा। E1 विल कम इनटू सर्किट व्हेन प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन ए एंड सी। इतना समझ में आया कि नहीं। अब क्या करना है मुझे, उसके बाद हमें करना है, अब देखो, यानी करंट इस वाले पर्टिकुलर सर्किट से फ्लो होने लगेगा, ऊपर से भी करंट आ रहा होगा, जो नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट समझ रहे हो, यानी इसके करंट और इसके करंट का जो नेट इफेक्ट होगा, यानी कि करंट इस वाली आर में बहने लगेगा इस वाले सर्किट के थ्रू। ठीक है, फिर आपको क्या करना है लैब में, इस जॉकी को स्लाइड करवाना है। ये क्या है, पर्टिकुलर जॉकी है, ये क्या है, जॉकी है, जॉकी समझते हो ना। इस तार को जॉकी में कनेक्ट कर दिया, जॉकी का काम है इस वाले तार को कॉन्टैक्ट मिलाना, ठीक है, और स्लाइड भी करवाना। तो मैं स्लाइड करवा रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देगा। समझ रहे हो ना, मैंने ऐसे स्लाइड करवाया, तो गैल्वेनोमीटर पहले क्या कर रहा था, ऐसे रीडिंग दिखा रहा होगा, जब इधर ले गए होंगे तो कुछ ऐसे पॉइंटर दिखाने लगेगा। एक ऐसी पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर वो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। और इस ये पर्टिकुलर कोई लेंथ भी होगी, मान लेते हैं एल लेंथ है ये, ठीक है, या L1 लेंथ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस L1 लेंथ को क्या बोलते हैं हम, बैलेंसिंग लेंथ। जिस लेंथ पे, जिस पर्टिकुलर लेंथ पे गैल्वेनोमीटर क्या करे, डिफ्लेक्शन दिखाना बंद करे, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। समझ गए। तो इसका करेंगे हम, इसका बहुत कुछ होगा अभी देखना। अच्छा, करंट जब फ्लो होना बंद हो जाए, अब हमें ये तो पता है इस पर्टिकुलर L1 लेंथ का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी AJ के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो जब EMF के बराबर होगा तभी तो करंट फ्लो होना बंद होगा। जैसे दो बैटरी हैं, इधर भी पोटेंशियल बराबर है, इधर साइड में पोटेंशियल बराबर है, इधर भी पोटेंशियल बराबर है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा चार्ज फ्लो कहाँ होंगे यार। बैटरी से भी चार्ज कब फ्लो होते हैं, जब एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो होंगे, तभी करंट फ्लो होगा, है कि नहीं। अब करंट फ्लो होना बंद हो गया गैल्वेनोमीटर से, यानी कि इस पर्टिकुलर वायर में कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। कब, क्यों नहीं हो रहा होगा, जब याला, क्यों नहीं हो रहा है करंट फ्लो, क्योंकि याला जो AJ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के EMF के बराबर हो गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ पे या फिर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे AJ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर हो गया। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई, अरे मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है L1, यानी कि E1 की वैल्यू क्या आ गई, K मल्टीप्लाई बाई L1। समझ गए, E1 पता चल गया, उस तरीके से E2 भी पता कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इससे प्लग निकाल लिया और इसमें घुसेड़ दिया, अब क्या हो गया, E1 चला गया बाहर, सर्किट से दूर चला गया, कौन सा सर्किट में आ गया, E2 आ गया। फिर हमने ऐसे जॉकी इधर उधर खिसकाई, एक लेंथ ऐसी मिली होगी जहाँ पे क्या हो रहा होगा, नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा, मान लेते हैं L2 लेंथ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, KL2 हो जाएगा बेटा। समझ गए। तो इसी टॉपिक में आपने ये भी पढ़ना सीख लिया कि EMF कैसे निकाला जाता है, और ये भी आपको पता चल गया है कि कंपेयर कैसे करोगे, अरे दोनों का रेशियो निकाल लो यार, L1/L2 आ जाएगा कि नहीं। कहने का ये मतलब है कि दो EMF का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उनकी बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। क्लियर है। ऑक्सिलरी बैटरी का EMF क्या है, ES है, ये बड़ा होना चाहिए। जो भी हम EMF को कंपेयर करवा रहे हैं ना दो सेल्स के, वो ES की वैल्यू E1 से भी बड़ी होनी चाहिए और ES की वैल्यू E2 से भी बड़ी होती है, तभी आपका क्या होगा, नल पॉइंट आएगा, वरना नहीं आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पढ़ते हैं वाली एप्लीकेशन, हाँ तो वाली एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो कल जो मैंने सर्किट बनाया था वो पहले बना देता हूँ। ये AB क्या होता था भाई, AB इज़ द पोटेंशियोमीटर वायर होता था ना। फिर इससे क्या करा जाता था, एक रोस्टेट लगा दिया जाता था और एक आपका स्टैंडर्ड बैटरी लगती थी, एक की लगा देते थे, की क्लोज की लगा देते थे, और क्या लगाते थे, नहीं स्टैंडर्ड बैटरी भी तो लगाएंगे, अभी बैटरी भी तो लगेगी, या आपकी स्टैंडर्ड सेल बैटरी लगा दिया, फिर क्या लगाते थे, एमीटर लगा देते थे, भाई करंट भी नाप लेते हैं। चलो प्लस माइनस याद रखना, प्लस वाला प्लस की तरफ रहेगा, माइनस वाला माइनस को ही फेस करेगा। समझ, ये तो प्राइमरी सर्किट है, यही क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट, स्टैंडर्ड सर्किट या फिर ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं, और इस बैटरी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बैटरी। ठीक है, यहाँ तक तो मैं कल बता ही दिया था। अब इसका देखो सर्किट कैसे बनेगा, मुझे क्या पता करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें होता है, सेल में होता है।
सेल का पता करना ना इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक सेल हम कनेक्ट करेंगे जिसका ईएमएफ क्या है, ई है। एक सेल कनेक्ट कर रहे हैं जिसका ईएमएफ कितना है, ई। फिर एक वायर ले गए, कैल्वेनोमीटर लगा दिया और कनेक्ट कर दिया जॉकी से, ठीक। बस यहाँ पे इसका सेल का ईएमएफ ई1 ले लेते हैं। ई1 क्या लोगे, दो थोड़ी लगाने, तो ई ही ले लो। फ़र्क क्या रहेगा, बस यहाँ पे एक हम इसको एक रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ेंगे, यानी कि ईएमएफ के पैरेलल में ही ईएमएफ के दोनों आर्म्स में क्या के बीच में क्या लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। अब इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे की भी लगा देते हैं, एक की1 भी की के यहाँ पे यूज़ किया, की1 यहाँ पे की यूज़ कर ली। की का मतलब क्या है, की क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, हमारी जब मर्जी होगी हम इसको सर्किट में ले आएंगे, जब मर्जी होंगी इसको आउट कर देंगे सर्किट से। तो अभी क्या है, अभी आउट ऑफ द सर्किट है, क्यों, अभी की क्लोज नहीं है। आ जाओ, अगर मैं प्लग इसमें डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी सर्किट में आ जाएगा, नहीं तो ईएमएफ वाली बैटरी लगी हुई है। इतना समझ में आ गया ना, क्यों भाई ऑनलाइन में ये बात समझ में आ गई? यस सर। सिंपल सा है ना, कुछ इसमें वो तो है नहीं। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, की1 को ओपन ही रखा। इन फर्स्ट केस हम क्या करेंगे, की1 को ओपन रखेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स को भी सर्किट में नहीं लाते हैं। तब जो भी जॉकी हम फिर स्लाइड करा के देखेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, रीडिंग नहीं शो कर रहा होगा, मतलब कि नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी की1 क्या करा गया हमने, ओपन रखा, की1 को क्या रखा, तो आर भी आउट ऑफ सर्किट ही रहेगा। तब जॉकी स्लाइड करवाएंगे तो जो भी जिस पॉइंट पे भी नल पॉइंट आएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट की मान लेते हैं लेंथ कितनी है, L1। उस केस में L1 जो है बैलेंसिंग लेंथ आई, जब हमने ओपन रखा, जॉकी स्लाइड कराई, L1 बैलेंसिंग लेंथ आई। तब जो रीडिंग होगी, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। कल तो पढ़ा था हमने ये बात। यहाँ हमने रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाया, ठीक है, लगाना चाहो एग्जाम में लगाना, नहीं लगाना, उसका काम पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या काम होता है कि गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट ना जाए, वरना क्या होगा, डैमेज हो सकता है, हाँ, सेफ्टी पर्पज़। तो उस केस में ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू L1। के यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। समझ में आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, इसको ओपन कर, इसको क्लोज कर दिया, यानी कि एक की हमने इसमें प्लग कर दी, इसके अंदर हमने क्या कर दी, इसके अंदर एक की डाल दी। चाबी डाल दोगे या फिर एक बटन टाइप की होती है, इसमें अंदर लगा दोगे तो क्या ऑन हो जाएगा स्विच, यार हमने ऑन कर दिया स्विच, ऐसा समझो। इन लैब में स्विच ऐसे नहीं यूज़ होते हैं, लैब में की यूज़ होती हैं, चाबियाँ ऐसे करके हमने डाल देते हैं, इसे पिन टाइप की होती है, डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे सर्किट पूरा कंप्लीट करने के लिए होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने की1 मतलब कि एग्जीक्यूट करवा दी, या फिर की1 में प्लग इन कर दिया, प्लग कर दिया इसके अंदर हमने, या फिर क्लोज कर दिया। की क्लोज नहीं की जाती, वो स्विच क्लोज किया जाता है, लेकिन समझ गए ना, यहाँ पे एक प्लग इन की कर दी, इसके अंदर एक की डाल दी, तो देखो डॉट निशान क्या बताता है, इसके अंदर एक पड़ा हुआ है कुछ सर्किट, मतलब कि ये एग्जीक्यूट हो रही है। उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स आ जाएगा, सर्किट में आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा सर्किट में। अब क्या होगा, इस ईएमएफ से थोड़ा करंट इसमें भी जाने लगेगा, इस बैटरी से, इस सेल से, सॉरी, करंट थोड़ा इस वाले इसमें भी जाने लगेगा। अब हमें बताओ, अब किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जब सेल से करंट निकलने लगता है तो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बताइए ऑनलाइन में। पहले क्या था, इस सेल से कोई भी रेजिस्टेंस आपका करंट नहीं ले रहा था। अब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, जैसे इस तरीके से देखो, ये सेल है, इसको मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो अब बताओ क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब करंट विड्रॉ होने लगे सेल से तो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। भाई आ जाता है कि नहीं, बताइए ऑनलाइन में। यस सर। जब सेल से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट विड्रॉ करेगा तो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ईएमएफ की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब बताओ, इस रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जरा पॉइंट हम ट्रांसफर करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से की वी का कोई हम रुकावट नहीं मानते, की को रुकावट नहीं माना जाता, ना गैल्वेनोमीटर को रुकावट माना जाता है। किस चीज़ को रुकावट माना जाता है, रेजिस्टेंस को, कैपेसिटर को और बैटरी को। बाकी और कोई चीज़ सामने पड़ रही है तो हम रुकावट नहीं मानते। तो पॉइंट को देखो ट्रांसफर करके देखते हैं। भाई टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, क्यों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उसी को तो कहते हैं भैया टर्मिनल पोटेंशियल। तो हमें देखना है इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके बराबर होगा। देखना, जरा पॉइंट ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, ये ट्रांसफर किया पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ बी, ए तो मान चुका हूँ, एक्स वाई मान लेते हैं। यहाँ एक्स पॉइंट ट्रांसफर किया, गैल्वेनोमीटर रुकावट नहीं मानते हैं, एक्स पॉइंट को यहाँ तक ट्रांसफर कर सकते हैं, इस तार के थ्रू ऐसे ट्रांसफर कर दिया, और वाई पॉइंट को ऐसे करके यहाँ तक ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल जो भी बैलेंसिंग लेंथ हमने जॉकी भी खिसकाई होगी, मतलब कि ये की प्लग इन करके
फिर हमने जॉकी भी मूव करवाई होगी, तो एक पॉइंट आया होगा जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो किया होगा, ठीक है, वो बैलेंसिंग लेंथ होगी, मान लेते हैं L2 बैलेंसिंग लेंथ है इस केस में। तो मैं ये बता रहा हूँ उस केस में जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, जिस 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 पर्टिकुलर लेंथ का L1 लेंथ का जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं शो किया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा ना, तो या तो यहाँ पे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दूँ मैं स्मॉल आर, तो स्मॉल यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। स्मॉल आर दिखाया नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, की1 में प्लग इन किया, ठीक है, प्लग इन किया इसमें तो सर्किट में आ जाएगा ये। फिर हमने जॉकी मूव करवाई, L2 मान लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ आई, तो जो L2 बैलेंसिंग लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो उसके में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करते हैं। V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KL2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। E पता चल गया, V पता चल गया, पोटेंशियोमीटर की मदद से हमने EMF भी पता कर लिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर लिया। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, E/V -1 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है। E की वैल्यू क्या है, KL1, V की वैल्यू क्या है, KL2, L1 L2 क्या है ये पता होना चाहिए। L1 व्हाट इज L1, व्हाट इज L2, L2 क्या थी डेरिवेशन में और L1 क्या थी डेरिवेशन, ये बात पता होनी चाहिए। -1 इंटू R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस जो भी हमने चूज़ किया वो R ले रहे हैं हम, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R। आपको क्या होगा पता, L1 पता होगा, L2 पता होगा, कैपिटल R पता होगा, स्मॉल r निकल जाएगा। स्मॉल r यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बस कितना आसान था।